हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिक एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग ये किसी उत्तल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है कि जब किसी गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है तो उसका प्रतिबिंब क्या, कुल कैसे, अपवर्तनांक के बीच में प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है, उसके वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये सब चीजें हम लोग एकदम देखेंगे, आसानी से देखेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वाला लेक्चर क्या था, देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसके पहले वाला लेक्चर गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन था। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको बताया है कि गोली पृष्ठ अपवर्तक गोली पृष्ठ दो प्रकार का हो सकता है, एक तो अवतल हो सकता है, एक क्या हो सकता है, उत्तल हो सकता है। तो अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र हम लोगों ने डिराइव कर लिया है और अब हम लोग ये उत्तल पृष्ठ पर ये अपवर्तन का सूत्र डिराइव करेंगे। ठीक है, देख लीजिए ये क्या है, हेडिंग उत्तल। ठीक है, जबकि इसको दूसरा हमको लिख देना चाहिए, ये दूसरा है। ठीक है, इसको मैं सेकेंड लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये दूसरा। ठीक है, पहला क्या था, अवतल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, और दूसरा क्या है भाई, उत्तल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ये हमको क्या करना है, देखना है, आसान है एकदम। तो उसके लिए सबसे पहले एकदम उसी के जैसा देखिए, डेरिवेशन एकदम उसी के जैसा होगा, फिगर में कुछ चेंजेस आएंगे, ये फार्मूला भी एकदम वही आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता दिया हूं। लेकिन चलिए, ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको इसको समझना है, जानना है। तो हम ये क्या कर ले रहा हूं, उत्तल गोली पृष्ठ ले रहा हूं। चलिए जैसे एक मैं उत्तल गोली पृष्ठ यहां पर ले लेता हूं, ये। ठीक है, ये उत्तल गोलीय पृष्ठ है। चलिए इस पृष्ठ का मैं नाम दे देता हूं, चलिए अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, ये ऐसे और ऐसे मैं कर देता हूं कि भाई ये हमको पता चले। ठीक है, तो ये मैं एक कोई उत्तल पृष्ठ, और ये अगर पूछा जाए कि भाई ठीक है ये कोई माध्यम है, ठीक है, ये कोई माध्यम है, तो भाई हाँ ये कांच है, यह क्या है भाई, कांच है। तो चलिए मैं लिख दे रहा हूं, ये कौन सा माध्यम है, ये कांच है। समझ में आ गया? ठीक, अच्छा ये तो कांच हो गया, और उस कांच का ये जो अपवर्तक पृष्ठ है ये क्या है, उठा हुआ है, उत्तल है। और ये जो माध्यम है, ये माध्यम में क्या ले रहा हूं, वायु ले रहा हूं। ठीक है, वायु। ठीक है, क्या है भाई, ये वायु है। समझ में आ गया? ठीक, कोई भी माध्यम हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं वायु ले रहा हूं। और वायु और कांच में देखा जाए तो वायु क्या है भाई, ये विरल है। ठीक है, और ये क्या है भाई, ये सघन है। कोई भी सघन विरल हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। किसमें से प्रकाश आ रहा है, किसमें जा रहा है, बस वो देखना है। ठीक, इसमें हम किसी वस्तु को रखेंगे और इसमें से प्रकाश की किरण जाएगी, इसमें अपवर्तित होगी। ठीक है, तो इसलिए जिसमें से प्रकाश की किरण जाती है उसको माध्यम एक लेते हैं, तो इसको मैं ले रहा हूं माध्यम एक। ठीक है, और इसका जो अपवर्तनांक है, वायु है तो कोई भी है, कुछ भी हो, इसके अपवर्तनांक को मैं n1 ले रहा हूं। ठीक है, और ये जो है जिसमें से प्रकाश किरण जाती अपवर्तित होती है वो होता है माध्यम दो। क्या होता है, माध्यम दो। तो इसको मैं माध्यम दो ले रहा हूं और इसके अपवर्तनांक को मैं n2 लिख दे रहा हूं। इसका अपवर्तनांक क्या है, इस कांच का अपवर्तनांक n2। अपवर्तनांक का मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक, इस कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, कितना है, n2 है। समझ में आ गया? अब ये जो अपवर्तक पृष्ठ है, गोली अपवर्तक पृष्ठ, ठीक, अब इसका ध्रुव की मैं बात करूं तो इसके अपवर्तक पृष्ठ पर ये मध्य बिंदु क्या होता है, ध्रुव होता है, कैपिटल P। ठीक, अब ये जो है, ठीक है, ये देखा जाए कि अगर ये गोला बनाया जाए इसका ऐसे, ठीक है, ऐसे गोला बनाया जाए, ठीक है, तो यह जिस कांच के गोले, मतलब कि ये जिस कांच के गोले से काट करके बनाया गया हो या इससे निर्मित जो कांच का गोला हो, उस कांच के गोले का जो केंद्र होता है वही केंद्र इसका क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो इसका वक्रता केंद्र यहां पर होगा। चूंकि फिगर छोटा है इसलिए मैं इसके वक्रता केंद्र को यहां पर कहीं मान ले रहा हूं। ठीक है, ये इसका वक्रता केंद्र है। ठीक है, फिगर में आप समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक, तो इसको मैं मिटा दिया। तो ये इस अपवर्तक पृष्ठ का क्या है भाई, ये वक्रता केंद्र है। ठीक, ये वक्रता केंद्र है। समझ में आ गया? अब ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष।
तो मैंने क्या कर दिया, ये मिला दिया, ध्रुव और वक्रता केंद्र को ऐसे मिला दिया। समझ में आ गया। ये इस पृष्ठ का अपवर्तक पृष्ठ का ये मुख्य अक्ष हो गया। समझ में आ गया, मुख्य अक्ष। चलिए नाम दे देता हूं x, और ये x डैश, या ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है, एक सेकेंड। ठीक, अब देखिए, ठीक है, ये वक्रता केंद्र है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इसके अब देखिए उत्तल पृष्ठ है, इधर से प्रकाश की किरण में आपतित करूंगा, उठे हुए तल पर पड़ेगा, इसका मतलब ये उत्तल पृष्ठ है, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है। तो अब मैं इस पर, इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखूंगा, फिर उसका प्रतिबिंब बनेगा, बहुत कुछ देखेंगे चीजें। समझ में आ गया, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब हम क्या करेंगे कि इसका मुख्य अक्ष पर मान लेते हैं कि यहां पर एक बिंदु वस्तु है, बिंदु वस्तु O है, ठीक, वस्तु है O, ठीक है, और यहां से प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से प्रकाश की किरण जो है ऐसे जाकर के पड़ेगी, देखिए, समझ में आया, ऐसे ऐसे प्रकाश की किरण जा रही है, इधर जा रही है, ऐसे प्रकाश की किरण क्या हो रही है, जा रही है, और इस आपतन, ये अपवर्तक तल के आपतन बिंदु पर पड़ रही। इस आपतन बिंदु को मैं नाम दे देता हूं कैपिटल यम। यह क्या है, कैपिटल यम है। समझ में आ गया। ये जो अपवर्तक पृष्ठ है इसका भी नाम दे दे रहा हूं, ये क्या है, एस डैश, यह क्या है भाई, अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, उत्तल पृष्ठ, ये आपतन बिंदु है। अब यह क्या होगी, यह वायु से किस में जा रही, कांच में अभिलंब की ओर झुकेगी, तो अभिलंब खींचना पड़ेगा। तो ये यही आपतन बिंदु से इसका जो वक्रता केंद्र है उसी को मिला देंगे। ठीक है, तो वही जो मिलेगी रेखा वही क्या होगा, अभिलंब होगा। आप समझ रहे होंगे, ये दर्पण में मैं इन सभी बातों को डिटेल में बताया हूं। ठीक, देखिए, तो ये अभिलंब हुआ। चलिए अभिलंब, ये इसको मैं n मान लेता हूं, ये इस माध्यम में अभिलंब, ये इस माध्यम में अभिलंब हो गया। वैसे तो इसको सीधे ऐसे चले जाना चाहिए, नहीं ऐसे चले जाना चाहिए, लेकिन वो क्या होगा, ये इस माध्यम में, जिस माध्यम में अपवर्तित हो रहा है उस माध्यम के अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुकेगा, तो वो बल्कि उधर ना जाकर के वो ऐसे जाएगा। जाएगा कि नहीं, देख लीजिए, इसके ओर थोड़ा सा झुका हुआ है, थोड़ा सा इधर की ओर झुका हुआ है। ठीक है, ये ऐसे जाएगा, इसको मैं T मान ले रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया। इस ऊपर वाले को थोड़ा सा मैं मिटा दूं, ये नहीं तो डिस्टर्ब करेगा समझने में, कोई दिक्कत। अब देखिए, ये अपवर्तित किरण और ये वस्तु से ये वक्रता केंद्र को जाने वाली ये किरण, ठीक है, ये जाने वाली, ये एक दूसरे को जहां पर काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो उधर तो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, इधर तो कहीं प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा। अगर इसको पीछे बढ़ाया जाए, ठीक है, इसको भी पीछे बढ़ाया जाए और इस अपवर्तित वाली को भी, एम्प्टी को भी अगर पीछे बढ़ाया जाए, ठीक है, तो क्या होगा भाई, अभिलंब ये एक दूसरे को कहीं काटते हुए प्रतीत हो सकते हैं। प्रतीत हो सकते हैं कि नहीं, चलिए देखिए। चलिए देखिए तो देखिए, ये जो अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण, ठीक है, ये अपवर्तित किरण और वस्तु को वक्रता केंद्र वाली, ठीक है, ये वक्रता केंद्र से जाने वाली, ये एक दूसरे को जहां पर काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और ये जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब यहां पर बन गया, इसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, आई से डिनोट कर दिया। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक, ये वस्तु है, ठीक है, ये वक्रता केंद्र और ये प्रतिबिंब हो गया। अगर यहां पर थोड़ा सा मैं बात करूं, ठीक है, ये कोणों की, तो देखिए ये आपतित किरण है, देख रहे हैं, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब इस माध्यम में। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो मैंने ये आई से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये वाला O M N, ये जो कोण है यह क्या है भाई, ये आई है। समझ रहे हैं, समझ में आया। अब देखिए, अब अपवर्तन कोण को अगर देखना चाहें तो ये अपवर्तित किरण है और ये क्या है भाई, ये अभिलंब है। अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, तो अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे किससे डिनोट करते हैं भाई हम लोग, R से। तो स्मॉल r से हमने ये कर दिया। समझ में आया। अब ठीक है, अगर देखें ये जो अपवर्तित किरण है, अपवर्तन कोण है, ये कोण TMC, ठीक है, या CMT, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन है, ये देखिए, ये इतना है, ये वाला,
ये देखिए ये जो है ना ये शीर्षा मतलब IMN, ये इस आर का ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो अगर ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, इसकी हमको आवश्यकता पड़ेगी। समझ रहे हैं? ठीक, तो देखें इतना अगर समझ गए हम लोग तो बस कुछ करना ही नहीं है। ठीक, अच्छा अब देखिए, अच्छा ऐसा नहीं है कि केवल ऊपर ही किरण जाती है, नहीं भाई, नीचे भी ऐसे ये किरणें जाती हैं, अपवर्तित होती हैं। तो फिर यहाँ पर मतलब कि ऐसे किरण जाएगी, अपवर्तित होगी, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे होता है, केवल ऊपर ही नहीं बनता है, ये एकदम ऐसे प्रकाश की किरण जाती है, ये पूरे पर पड़ती है, अपवर्तित होती है, उसका प्रतिबिंब जहाँ पर बनना होता है बनता है, भले ही वो उत्तल के लिए हो या किसके लिए हो भाई, अवतल के लिए हो। ये आपको समझना है। समझ में आ गया? अब देखें तो प्रतिबिंब यहां पर बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हमको एक कंस्ट्रक्शन करना है, ये ठीक क्या करना है कि ये जो यम है, यम से हमको ये इसके ये मुख्य अक्ष पर लंब डालना है। तो यहां पर मैंने लंब ऐसे डाल लिया, ठीक है, मुख्य अक्ष पर ये लंब डाल दिया और इसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, कैपिटल Q से डिनोट कर दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इतना जानने के बाद अब हम थोड़ा सा अगर हम उसको बात करें, इसके पहले वाले जो मैंने आपको डेरिवेशन कराया है अवतल के लिए, तो आप याद करिए कि उसमें अल्फा बीटा किसको माना गया था, ठीक है, जो वो वस्तु वाला था, वस्तु, ठीक है, जिस बिंदु पर वस्तु था, ठीक है, वहां उसको अल्फा माना गया था। प्रतिबिंब वाला जहां वस्तु था उसको बीटा, और जहां वक्रता केंद्र थे उसको क्या माना गया था, गामा माना गया था। याद रख करिए, ठीक है। आप उस वीडियो को अगर आप नहीं देखें उस लेक्चर को, तो आप जरूर देख लें, जो इसका पिछला है वो, तो अगर आप उसको देख लेंगे तो ये भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, एकदम पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, आई होप। चलिए, तो भाई याद रखिए वस्तु कहां पर बन रहा है, यहां पर ना, तो ये वस्तु इस मुख्य अक्ष के साथ ही आपतित कर जो कोण बनाती है उसको अल्फा से, प्रतिबिंब, ठीक है, बीटा से, ये प्रतिबिंब है तो ये हो गया, ये बीटा हो गया, और ये वक्रता केंद्र हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये गामा। समझ में आ गया, ये गामा माना गया है। तो इसमें भी एकदम वैसे ही मानेंगे। अब हमको ये दूरियां थोड़ा सा जानना है, तो ये है भाई, ये क्या है, यह ध्रुव है। ध्रुव से अब एकदम ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ये वक्रता केंद्र क्या माना जाता है, R, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया ये R। अब बताइए कि प्लस की माइनस, खुद सोचिए। तो देखिए ये ध्रुव हो गया, प्रकाश की किरण इधर से जा रही है, उसमें अपवर्तित हो रही है, ठीक है, तो ध्रुव से उधर की ओर जा, ठीक है, ये अपवर्तन या परावर्तन वाला जो बिंदु है ये ध्रुव के उधर वाला, अगर इधर से प्रकाश की किरण जाती है तो उधर वाला, ध्रुव के उधर वाला धनात्मक होता है, इधर वाला ऋणात्मक होता है, एकदम कंफर्म। तो वो क्या हो जाएगा, वैसे भी या कैसे भी आप सोचें तो ये R का मान क्या होगा, ये धनात्मक होगा, और इधर वाली दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि जिधर से प्रकाश किरण जाती है ध्रुव के उधर वाला जो दूरियां होती है वो ऋणात्मक होती हैं। तो ये क्या है, ये वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी है, इसको किससे डिनोट करेंगे, U से। तो U से हमने डिनोट कर दिया, ठीक है। प्लस की माइनस से भाई आप खुद सोचें तो ये माइनस से, ठीक, कोई डाउट नहीं। अब देखिए ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल v से। तो v से हमने डिनोट कर दिया, माइनस में कि प्लस में, तो भाई ये माइनस में, आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इतना अगर आप चीजें समझ गए तो फिर डेरिवेशन करने में कोई दिक्कत ही परेशानी नहीं है, ठीक, इतना समझ गए, डेरिवेशन करने में कुछ नहीं एकदम। चलिए एकदम डेरिवेशन करते हैं। देखिए डेरिवेशन अगर आपके बुक में, अगर एग्जामिनेशन में अगर देता है तो कैसे करेंगे, ठीक, एकदम ये हेडिंग लिखेंगे, चुपचाप ये फिगर बनाएंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं, हेडिंग लिखेंगे, चुपचाप फिगर बनाएंगे, और फिगर बनाने के बाद जो इसमें ये रेखाएं जा रही हैं, आ रही हैं, अपवर्तन हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, इसको 2-4 लाइन लिखना पड़ता है, यहाँ पर 2-4 लाइन, ठीक है। तब उसके बाद से फिगर उगर लेकर के आप इसका डेरिवेशन करेंगे। तो लिखेंगे क्या, एकदम आसान तरीके से, क्या हो रहा है, जो मैंने अभी किया है वही सब मैंने बताया है। क्या लिखेंगे यहाँ पर जो लिखना है 2-4 लाइन, वो क्या लिखेंगे भाई, आप वही लिखेंगे, ठीक है, कि ठीक है, एक माना हमारे पास एक उत्तल, ठीक है, उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ S डैश है, ठीक है, जिसका वक्रता केंद्र C है और ध्रुव P है, और उसका मुख्य अक्ष x डैश है, ठीक। इस अपवर्तक पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O, ठीक है, बिंदु वस्तु O, ठीक है, समझ में आया,
ठीक, जो या चलिए बिंदु वस्तु O से प्रकाश की किरण, ठीक है, ये अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु यम पर पड़ती है, जिसका अपवर्तन होने के कारण इस वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार का ही प्रतिबिंब कहां पर बनता है, ये बिंदु I पर बनता है, जो कि आभासी बनता है। समझ में आ गया। उसके बाद से इतना लिख लेंगे कि नहीं, उसके बाद से इतना लिख लिए। उसके बाद से आपको यह लिखना पड़ेगा कि भाई ये CP क्या है, ये क्या है भाई, ये वक्रता त्रिज्या है। OP क्या है, वस्तु की दूरी है। IP क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। और उसके बाद से और भी जो भी कुछ, मतलब जो प्रकाश की किरण जा रही है और जिसका जो भी बन रहा है वो सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, एकदम आसान, कुछ नहीं। चलिए तो इतना मान लेते हैं कि आप लिख लेंगे। लिखने के बाद अगर हम आपसे डायरेक्ट पूछे कि ये I क्या है, आपतन कोण है ना, क्या है कोण, तो एकदम लिखिए कोण OMN, कोण OMN, यही ना आपतन कोण है, तो कोण MN एकदम। इन द फिगर कोण क्या है OMN, ठीक है, OMN बराबर क्या है, कोण ये I है। मैं कोण नहीं लिख रहा हूं, बस I डायरेक्ट लिख ले रहा हूं। ठीक, अब देखिए अपवर्तन कोण क्या है, कोण जो है CMT, कोण CMT, यही क्या है कोण, ये अपवर्तन कोण है, जो कि किसके बराबर है, ये इसके कोण के बराबर है, ये IMN के बराबर है और वो R है। तो यहां पर लिखेंगे कोण, ठीक है, देखिए CMT, ये बिंदु यम है, ठीक है, तो कोण CMT किसके बराबर है भाई, कोण IMN, कोण IMN, जो कि किसके बराबर है, R के बराबर, जो अपवर्तन कोण है। समझ में आ गया। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं एकदम डायरेक्ट, ठीक है, ये CP बराबर कितना, CP बराबर, ठीक है, CP बराबर प्लस R, देख रहे हैं कि नहीं, CP बराबर कितना, प्लस R, ठीक है। OP बराबर कितना, OP बराबर कितना, माइनस U, IP बराबर थोड़ा बता दीजिए, माइनस V, देख रहे हैं एकदम, IP बराबर कितना, माइनस V। इतना फिगर में है। अब इस फिगर के बाद फिर से एकदम बस वही सब कुछ करना है, मतलब कहीं भी CP आएगा वहां पर R रखेंगे, OP आएगा माइनस U रखेंगे, IP आएगा माइनस V रखेंगे, यही सब। ठीक है, देखिए अब हमको करना यह है, बस दो मुख्य बातें करनी होती है। पहला क्या है, I और R का मान निकाल लेना। I और R का मान निकाल करके अपवर्तन का सूत्र यहां पर स्नेल का नियम लगाएंगे, उसके बाद से मान रखेंगे IR का, उसके बाद से अल्फा बीटा गामा मिलेगा। अल्फा बीटा गामा का मान हमको निकाल लेना है, रख लेना है, सिंप्लीफाई कर देना, हमारा आंसर आ जाना है। बस यही करना है आपको। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमको I और R का मान निकालना है। ठीक, तो त्रिभुज देखिए एकदम तुरंत त्रिभुज देखिए, बड़ा वाला, पहले ये देखिए त्रिभुज बड़ा वाला नहीं, इधर देखिए, ठीक, जिसमें I हो। तो देखिए त्रिभुज OCM, इस त्रिभुज में देखें, ठीक है, तो ये I बहिष कोण है, ये अल्फा एक कोण है, और ये क्या है, ये गामा है। डायरेक्ट एकदम देखें, मैं यहां पर बना के दिखा दे रहा हूं। ठीक है, देखिए यही है, ये O है, ये C है और ये M है। ठीक, यह कितना है, यह I है, समझ में आ गया, ये अल्फा है और ये क्या है भाई, ये गामा है, ये गामा है। तो ये बहिष कोण हुआ कि नहीं, तो बहिष कोण I बराबर कितना होगा, ये सामने के दोनों कोण के योग के बराबर, जोड़ के बराबर। तो I बराबर कितना, ठीक है, I बराबर अल्फा प्लस गामा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, डायरेक्ट एकदम। तो यहां पर डायरेक्ट हम लिखें, ठीक है, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज कौन, ठीक है, OCM में, त्रिभुज OCM में डायरेक्ट एकदम, चूंकि ये बहिष कोण है तो बहिष कोण I बराबर कितना, ठीक है, गामा प्लस अल्फा, समीकरण नंबर 1। कोई डाउट, ठीक है। उसी प्रकार ये R का भी मान हम निकाल लेंगे। देखिए त्रिभुज ICM में, बड़ा वाला देखिए, ICM में थोड़ा सा देखिए, देख रहे हैं, तो उसमें ये बहिष कोण बन जाएगा। तो ये बहिष कोण R किसके बराबर होगा भाई, ये R बीटा और गामा के बराबर होगा। एकदम वैसे ही है, देख लीजिए एकदम ऐसे ही है। ठीक है,
एकदम ऐसे ही है भाई, ये m है, ये I है और ये C है, ये जो है ये R है। समझ में आ गया? ये बीटा है और ये क्या है भाई, ये गामा है। तो ये R किसके बराबर होगा? ठीक है, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस बीटा। तो यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, तथा कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ICM में, ठीक है, ICM में ये R किसके बराबर होगा? ठीक है, ये गामा प्लस बीटा के बराबर होगा। ये R स्मॉल r बराबर ये स्मॉल r है, ठीक है। R और गामा में आप कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा मैं गामा को बड़ा बना रहा हूं और R को छोटा। तो ये R बराबर कितना हो जाएगा? गामा प्लस कितना हो जाएगा? ये बीटा। समीकरण नंबर इसको कहेंगे आप 2। ठीक, इतना हो गया। तो ये I और R का मान आप निकाल लिए और यहां पर स्नेल का नियम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि भाई अपवर्तन हो रहा है, तो हमको I और R जब मिल जाएगा तभी ना स्नेल का नियम लगा पाएंगे। अपवर्तन हो रहा है तो स्नेल का नियम लगाना ही है। तो चलिए लगाते हैं। ठीक, तो यहां पर डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? ठीक है, स्नेल के नियम से। यहां पर क्या लिखेंगे? ठीक है, स्नेल के नियम से। ये भाई स्नेल का नियम क्या होता है? ठीक, स्नेल का नियम आप सब लोग जानते ही हैं। क्या होता है? साइन I अपान साइन R बराबर कितना होगा? ये N2 क्या होता है भाई? 1n2 होता है कि नहीं? एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। एक का जिसमें से प्रकाश किरण आती है वो माध्यमिक होता है, जिसमें अपवर्तित होती है मतलब जिसमें जाती है वो क्या होता है? माध्यम 2 होता है कि नहीं भाई? ठीक, 1n2 को क्या लिख सकते हैं? ये साइन I रहने दीजिए, ठीक है, और अपान ये साइन R बराबर 1n2 को क्या लिख सकते हैं? n2 अपान ये n1। ठीक है, इसको मन करे कोई समीकरण बना लीजिए, नहीं भी बनाएंगे तभी काम चलेगा। चलिए हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 3, इसको हम बना लेते हैं। ठीक, लेकिन I और R बड़ी छोटे ना होंगे भाई। क्यों छोटे होंगे? क्योंकि ये जो हमारा ये जो आपका ये अपवर्तक पृष्ठ दिख रहा है ये उतना बड़ा नहीं होता है। होता क्या है भाई? बहुत छोटा होता है, एकदम छोटे होता है। क्योंकि भाई हम लेंस जो होता है ना, मतलब कि जो भी अपवर्तक पृष्ठ होता है हमारा सामान्यतः हमारे जीवन में उपयोग होने वाले वो छोटे ही होते हैं, और ज्यादा इसका उपयोग हम लोग लेंस के लिए लेना है और लेंस छोटा ही होता है। तो ये जो डेरिवेशन है मुख्य रूप से छोटे अपवर्तक पृष्ठ के लिए, मतलब कि छोटे द्वारक वाले अपवर्तक पृष्ठ के लिए किया जाता है। वैसे भी ये छोटे होते हैं। ठीक है, तो जब ये बड़ी छोटा हो जाएगा, जो इतना बड़ा दिख रहा है बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, इतना बड़ा हो जाएगा, इतना, ठीक है, तब ये जो आपको ये I और R दिख रहे हैं ये बड़ी छोटे होंगे। I R भी छोटे होंगे, अल्फा बीटा ये गामा भी बहुत छोटे होंगे। ये M होगा, ये M जो है इस P के बहुत पास में होगा। ये जो Q है ये P पर माना जा सकेगा। ये सब चीजें होंगी। समझ में आया? तो फिलहाल मैं IR को लेकर के चल रहा हूं, लिखूंगा यहां पर चूंकि, ठीक है, ये अपवर्तक पृष्ठ का द्वारक, ठीक है, द्वारक, ठीक है, बहुत छोटा होता है। चूंकि अपवर्तक पृष्ठ का, यहां पर लिख दे रहा हूं, द्वारक, ठीक है, बहुत छोटा होता, ठीक है, ठीक है, अतः, ठीक है, अतः I और R भी क्या होंगे? बहुत छोटे होंगे, बहुत, ठीक है, छोटे होंगे। तो जब ये बहुत छोटे होंगे अतः हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं कि अगर I बड़ी छोटा है तो ये साइन I, अगर ये रेडियन में है तो साइन I का मान, अगर I बड़ी छोटा है, बहुत छोटे से कोण का साइन लीजिएगा ना तो उसका मान लगभग किसके बराबर हो जाएगा? खुद उसके I उस कोण के बराबर आ जाएगा। ये कोण अगर बड़ी छोटा है तो उसका साइन भी खुद उस कोण के बराबर आ जाएगा। उसी प्रकार साइन ये R भी लगभग किसके बराबर होगा? देखिए ये बराबर का चिन्ह है और ये जो मैं लगा रहा हूं ये लगभग बराबर का चिन्ह है, तो ये लगभग बराबर, ठीक है, तो ये किसका? ये R के बराबर हो जाएगा, साइन R भी। समझ में आ गया? ठीक, तो ये इतना। अतः समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 में अब बताइए साइन I के जगह पर क्या लिख सकते हैं? I। क्यों? क्योंकि I बड़ी छोटा है तो साइन A के जगह पर I लिख सकते हैं। तो समीकरण 3 से यहाँ पर I और नीचे ये R लिख लेंगे, ठीक है, ये R हो गया। नीचे बराबर उधर कितना है भाई? ये N2 अपान कितना हो गया? ये N1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए, है कि नहीं? समझ में आया? तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो N1I बराबर कितना हो जाएगा? N2R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर N1
आई बराबर कितना हो जाएगा, N2R हो जाएगा। ठीक, अब I और R का मान हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए I और R का मान निकाले हैं ना, वहीं पर चुपचाप रख देंगे। ठीक है, तो लिख अब या ठीक है, तो यहां पर ये N1 I का मान बताइए, I का मान कितना है, गामा प्लस अल्फा, तो ये गामा प्लस, ठीक है, ये गामा है प्लस अल्फा बराबर N2। ठीक है, ये R का मान बताइए, गामा प्लस कितना है, ये बीटा है। समझ में आ गया? ठीक, अब ये जो है ये N1 N1 का इन सब में गुणा कर लीजिए, जैसा भी है मान हमने रख लिया। देखिए I और R का हमने मान रखा है, I की जगह पर गामा प्लस अल्फा और R की जगह पे गामा प्लस बीटा। अब N1 का इसमें और N2 का इसमें गुणा कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, N1 गामा हो जाएगा कि नहीं, N1 गामा प्लस ये कितना हो जाएगा, ये N1 अल्फा बराबर इधर कितना हो जाएगा, ये N2 गामा प्लस कितना हो जाएगा, N2 बीटा हो जाएगा कि नहीं। अब ये गामा गामा को एक पास कर लीजिए, ठीक है, और ये जो भी है इन सबों को एक पास, तो इसको उधर N1 गामा को उधर लेकर के चले जाइए और N2 बीटा को इधर लेकर के चले आइए। ठीक है, नहीं समझ में आया? ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? देखिए, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, किसी को कहीं भी लेकर के जाइए। ठीक चलिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो परेशानी अगर आपको हो रही है तो चलिए, अगर माइनस प्लस में हो रही है तो आप, क्योंकि आप थोड़ा सा अगर रिलेट करेंगे इसके पहले वाले को तो थोड़ा सा वो आएगा, वो बाद में चेंज होता है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ऐसा करते हैं कि N1 ये N2 वाले को ही, ये N2 वाले को उधर रहने देते हैं, N1 वाले को भेज लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। नहीं इधर इसको चलिए देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको उधर भेज लेते हैं। चलिए, तो ये N2 ये गामा जो है, ये गामा गामा उन दोनों को एक पास कर लेते हैं। ठीक है, गामा गामा उन दोनों को एक पास। ठीक, तो गामा को पास करने के लिए इसको इधर भेज लेते हैं, इसको इधर। ठीक है, देखिए इसको उधर भेजते हैं, बल्कि देखिए इसको उधर, तो उधर अगर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर ये N1 थोड़ा सा यही आप उसको रिलेट ना करा रहे हैं इसके पहले वाले से, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, मतलब किधर भी भेजेंगे तो आंसर तो वही आएगा एकदम, समझ रहे हैं। तो N1 ये गामा हो गया। ठीक, अब ये N2 वाला जब इधर आएगा, ठीक है, इसको नहीं बल्कि ऐसे भेजिए। ठीक, इसको यहाँ पे रहने दीजिए, ये N1 अल्फा रहने दीजिए और ये N2 बीटा को इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा N2 ये बीटा बराबर उधर क्या है भाई, ये N2 गामा है ही। समझ में आया? अब ये N1 गामा उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा N1 ये गामा। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए N1 अल्फा को हमने रहने दिया, ठीक है, ये N2 बीटा को हमने इधर लेकर के आया, तो N2 कितना हो गया, ये बीटा, इधर N2 गामा उधर था ही। ठीक है, अब ये N1 जो गामा है उसको उधर भेज दिया तो वो माइनस में आ गया। ठीक, अब कुछ नहीं, अब इसमें से गामा को कॉमन कर लीजिए, तो इधर हो जाएगा ये N1 अल्फा माइनस ये N2 बीटा बराबर गामा कॉमन करेंगे तो यहां पर N2 माइनस ये N1 उधर गामा आएगा। क्या आएगा उधर, ये गामा। समझ में आ गया? उधर ये गामा है, भूलना नहीं है। ये जो समीकरण है इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 4। ठीक, ये समीकरण नंबर 4। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस इस फिगर से हमको ये अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा का मान निकाल करके रख देना है इसी समीकरण नंबर 4 में। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देना है, हमारा आंसर क्या हो जाना है, एकदम आ जाना है। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से अब वही करने वाले हैं। तो ये इसके बाद से हम वही करेंगे एकदम। ठीक है, ये जो फिगर है इन सब में अल्फा बीटा गामा का मान निकालेंगे और वहां पे इसी समीकरण नंबर 4 में हम रखेंगे। ठीक, तो इसके बाद से तो मैं अब इसको क्या करूंगा, मिटाने वाला हूं, आपको याद रखना है। समझ में आ गया? ठीक, इसको मैं फटाफट मिटाने वाला हूं और यहां से मिटाऊंगा। ठीक है, यहां से मिटा दूं क्या, लेकिन आपको याद रखना है कि CP की जगह पे प्लस R रखेंगे, OP की जगह पर माइनस U रखेंगे, IP की जगह पर माइनस V रखेंगे, आगे आएगा। ठीक है, तो वो याद रखना है, और नहीं भी याद रखना है तो फिगर में वो सब है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको मैं मिटा करके इसी में अल्फा बीटा का मान निकाल करके इसी में मैं रखूंगा। ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए कि स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, या आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट अगर बनाना है तो बना लीजिए। ठीक, अभी मैं एकदम फटाफट मिटाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको मैं मिटाया फटाफट। ठीक है,
चलिए अब क्या करना है, वही अल्फा बीटा गामा का मान हमको निकालना है। ठीक, अब देखिए फिर से वही है कि चूंकि यह क्या है, यह पृष्ठ बहुत छोटा है ना, तो अल्फा बीटा गामा भी क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। यहां पर लिख लीजिए चूंकि, ठीक है, अपवर्तक, ठीक है, ये पृष्ठ का द्वारक, ठीक है, द्वारक क्या होता है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है, ठीक है। अतः क्या होगा, अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटे होंगे। अतः अल्फा बीटा तथा गामा भी बहुत छोटे होंगे, बहुत छोटे होंगे, ठीक है, ठीक है, तथा, ठीक है, ये तो छोटे हो गए, हो गया कंफर्म। अब तथा जब बहुत छोटा इसका द्वारक है तो ये जो यम है, ठीक ना, ये जो यम है, देखिए जो दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये पी है, यहाँ पर यम, ठीक है, तो ये यम होगा, ये पी के क्या होगा, पास में होगा, तथा ये क्यू को पी पर माना जा सकेगा, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, और क्या भाई, ये जो यम है कहां पर होगा, ये पी के पास में होगा, ठीक है, होगा, तथा, ठीक है, तथा ये क्या है, क्यू, क्यू को पी पर माना जा सकेगा, क्यू को पी, ठीक है, बिंदु पी पर माना जा सकेगा, माना जा सकेगा, ठीक है। अतः ये बताइए कि ये भाई अल्फा बीटा गामा तो बड़ी छोटे हैं, कंफर्म हो गया। अगर इस Q को P पर मान लिया जाएगा तो ये बताइए कि Q को P पर मान लिया गया तो CQ किसके बराबर लगभग हो जाएगा, Q P पर चला गया तो CQ किसके बराबर हो जाएगा, CP। ये OQ किसके बराबर हो जाएगा, OP के। ये IQ किसके बराबर हो जाएगा, IP के। समझ में आ गया। अतः करके मैं डायरेक्ट लिख दूं कि भाई CQ लगभग किसके बराबर, ठीक है, CP के, ठीक है, OQ बराबर, ठीक है, ये OQ बराबर, ये OQ किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये मतलब ये CQ किसके बराबर, सॉरी ये OQ है, ठीक है, देखिए ये CQ CP के बराबर, OQ देखिए OQ, समझ रहे हैं, OQ किसके बराबर हो जाएगा, OP के बराबर, ठीक है, IQ किसके बराबर हो जाएगा, IP के बराबर, ये OQ OP के बराबर और ये IQ जो है वो IP के बराबर हो जाएगा, ठीक। अगर इतना हो गया, अतः एकदम डायरेक्ट, ठीक है, त्रिभुज न ले तब भी काम चलेगा। समझ में आ गया, ठीक है। देख लीजिए चलिए डिटेल में थोड़ा बता देते हैं आपको, ठीक है, त्रिभुज ले लें या नहीं भी लेंगे तब भी काम चलेगा, ठीक। तो अतः करके मैं ले लूं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, देखिए अल्फा का मान निकालना है ना तो त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है, नहीं भी लेंगे तो काम चलेगा, ले लीजिए त्रिभुज, ठीक है, OQM में, ठीक है, समझिए त्रिभुज OQM में, ठीक है। अच्छी बताइए अल्फा बड़ी छोटा है ना, तो जब ये अल्फा बड़ी छोटा है तो ये लगभग इसका मान, ठीक है, tan अल्फा भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि tan अगर ले लीजिएगा किसी छोटे कोण का तो उसका मान भी खुद उस कोण के बराबर होता है, साइन में भी वैसा ही होता है कि नहीं भाई। तो ये बताइए कि tan मैंने ले लिया, अल्फा बराबर tan अल्फा लिख लिया, और tan अल्फा बराबर कितना होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब बटा लंब, अब इस त्रिभुज में OQM में लंब देखिए, देखिए OQM ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो ये जो QM है, QM, ठीक है, यह लंब बनेगा, आधार क्या बनेगा, OQ क्या बनेगा, आधार बनेगा कि नहीं। तो यहां पर मैं लिख लूं डायरेक्ट एकदम, क्या लिख लूं भाई, ठीक है, ये इधर ही लिख लूं, क्या कहें, चलिए लंब को क्या लिख सकता हूं, लंब क्या है, QM, तो ये QM लंब है, आधार क्या है भाई बताइए, OQ, क्या है भाई, OQ। समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए इसके बाद से अब ये QM को QM तो रहने दीजिए, ठीक, ये QM को QM रहने दीजिए, OQ को बताइए, ठीक है, ये जो OQ है उसको OP लिखा जा सकता है कि नहीं, OQ को OP लिखा जा सकता है, तो हमने यहां पर ये OQ को यहां पर OP लिख दिया। नहीं समझ में आया, अल्फा अब वही बराबर
अब वही बराबर, अब QM के जगह पे QM रहने दीजिए, ठीक है। और ये OP के जगह पर क्या लिखा जा सकता है, यहां पर आया था कहीं नहीं, OP के जगह पर बताइए, ये OP के जगह पर क्या लिख लेंगे, -U, OP के जगह पर -U, वस्तु की दूरी है तो यहां पर -U चुपचाप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। यही अल्फा का क्या है भाई, ये मान है। नहीं समझ में आया, वही अल्फा बराबर इधर आया है, समझ में आ गया, ठीक है। अल्फा, तो अल्फा कहीं भी आएगा तो उसके जगह पे Q1/-U आप क्या कर सकेंगे, लिख सकेंगे। इसी प्रकार अगर आपको बीटा का मान निकालना है, गामा का मान, तो वो भी क्या कर लीजिए, आराम से निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब ठीक है, अब बीटा का मान निकालना है ना, अब देखिए तब ठीक है। अब त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, देख लीजिए बीटा का मान है ना, ठीक है, यही बीटा का मान है, समझ रहे हैं। तो ये बीटा है, तो ये किस त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में आ रहा है, ये देखिए, ये IQM में ये समकोण त्रिभुज में मिल रहा है। तो इसीलिए तो त्रिभुज IQM में, ठीक है। अच्छा बताइए, बीटा बड़ी छोटा है तो बीटा लगभग किसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं, tan बीटा, ठीक है। अब बताइए tan का मान कितना होता है, लंब बटा आधार, वही, ठीक है। लंब इसमें क्या बनेगा, ठीक है, ये IQM में लंब क्या बनेगा, QM, आधार क्या बनेगा, IQ, ठीक है। तो लंब यहां पर बना QM, आधार क्या बना, I, ठीक है, IQ। अच्छा, ये लगभग बराबर QM का, तो QM रहने दीजिए, ये IQ को क्या लिख सकते हैं, देखिए IQ को IP लिख सकते हैं, तो IP यहां पर लिख दिया। अब देखिए ये QM का, तो QM रहने दीजिए, ठीक है, IP किसके बराबर है, -V के बराबर, समझ में आ गया। तो ये बीटा का मान यहां से आपको पता चल गया। उसी प्रकार आपको किसका पता करना है, ठीक है, गामा का मान, इसको अब मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो गामा का मान चलिए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब त्रिभुज देखना है कि गामा किस में है, समकोण त्रिभुज में, तो देखिए यही गामा है, त्रिभुज CQM में, देख रहे हैं, ठीक, CQM में, ठीक है। तो यहां पर त्रिभुज CQM में, समझ रहे हैं, ये त्रिभुज नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चलेगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि भाई आप भूलेंगे नहीं। तो गामा चूंकि छोटा है तो गामा लगभग किसके बराबर, चूंकि है तो इसका tan भी ले लेंगे तो tan गामा हो जाएगा। tan बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो इसमें लंब क्या बनेगा, QM लंब बनेगा, QM लंब, और आधार क्या बनेगा, ठीक है, ये CQ, ठीक है, ये CQ लंब बनेगा, आधार बनेगा, ठीक है। तो ये QM तो ऊपर रहने दीजिए, ये CQ को हम क्या लिख सकते हैं, CQ को CP लिख सकते हैं कि नहीं, CQ, ठीक है, या QC को क्या लिख सकते हैं, CP लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हमने CP लिख दिया, ठीक है। अब बताइए ये QM तो QM है ही, CP के जगह पर क्या लिख लेंगे, +R लिखेंगे, मैंने अभी आपको बताया। तो ये गामा का मान मिल गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। अब गामा का जब मान मिल गया, ये भाई इसको मिटा दिया हो झूठे में, ठीक है, मिटाना नहीं चाहिए था, लेकिन चलिए यहाँ पर जो था उसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये N1 अल्फा माइनस, ठीक है, ये N2 बीटा बराबर N2 माइनस N1, और यहाँ पर गामा था, और यही समीकरण नंबर क्या था, 4 था, समझ में आ गया। यही समीकरण नंबर क्या था, यहाँ पर 4 था, ठीक है, अभी जो मैं मिटाया हूं, समझ में आ गया। तो देखिए हमको अल्फा का मान मिल गया, अल्फा के जगह पे Q1/-U, बीटा का मान, ठीक है, Q1/-B, गामा का मान Q1/+R, ठीक है। जब मिल गया तो यही जो समीकरण नंबर 4 है, N1 अल्फा माइनस N2 बीटा बराबर N2 माइनस N1 इंटू गामा, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा का मान इन्हीं समीकरण 4 में रख देंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ये अल्फा बीटा तथा गामा का मान, ठीक है, किसमें, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 4 यही है, ठीक है। तो ये N1 कोई दिक्कत नहीं, अल्फा का मान रखते हैं, N1 अल्फा का मान कितना है, ठीक है, अल्फा का मान Q1/-, ठीक है, देखिए QM कितना भाई, ये -U, ठीक, फिर ये बीच में माइनस N2, ठीक, N2 के बाद ये बीटा का मान बताइए, बीटा का मान कितना है, QM/-V, तो QM कितना, -V, ठीक है, बराबर ये N2 माइनस N1, ठीक है, और यहाँ पर कितना है, गामा का मान, ये गामा है, गामा, ठीक है, गामा का मान कितना, Q1/+R। अब इसको मैं मिटा दिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये N2 माइनस N1, ठीक है, और ये गामा का मान कितना, ये QM/, ये +R, ठीक है,
QM अपान प्लस R। ये QM कॉमन कर लेंगे और उधर एक QM है, तो ये QM ये क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। समझ में आ गया? अब क्या बचेगा, क्या बचेगा भाई, ये इधर बचेगा N1 अपान, ठीक है, ये माइनस यू है, ठीक है, माइनस यू, तो इसको माइनस N1 अपान यू लिख लीजिए। और देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, तो प्लस हो गया, ठीक है, ये N2 अपान ये भी बचेगा उधर बराबर, ठीक है, N2 माइनस N1 बचेगा कि नहीं, और नीचे क्या बचेगा, ये प्लस R है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं समझ में आया? अब इस N2 को इधर कर लीजिए, ये माइनस में है तो माइनस रहने दीजिए, तो ये हो गया इधर, इसको इधर कर लीजिए, N2 अपान भी माइनस कितना हो जाएगा, ये N1 अपान यू है कि नहीं है, और बराबर कितना हो जाएगा, N2 माइनस N1 अपान कितना हो जाएगा, ये R हो जाएगा कि नहीं? ये जो आपका है, ठीक है, एकदम कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, देख लीजिए, ठीक है, N2 अपान भी माइनस N1 अपान R, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, N2 माइनस N1 अपान R आपको एकदम क्या हो गया, एकदम मिल गया। यही जो आपका ये फार्मूला है, यही क्या है, यही उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का ये सूत्र है, ठीक है, जिसमें क्या है, N2 ये सघन वाले माध्यम का अपवर्तनांक, N1 क्या होता है, ये विरल वाले माध्यम का अपवर्तनांक, याद रखेंगे एकदम, ठीक है। N1 क्या है, जिसमें से आया है, ठीक है, विरल वाले का अपवर्तनांक, N2 जिसमें गया है अपवर्तित हुआ है उसका अपवर्तनांक, ठीक है, V वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, U वस्तु की दूरी, और R क्या है, इसके वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या का मतलब इसके ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। समझ में आ गया? यही है आपका मेन आंसर। लेकिन ठीक है, ये हो गया, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक। लेकिन अब बात आती है कि हमको कभी कभी देता है, ठीक है, यही हमको ये मेन आंसर है, ठीक है, इसमें एक केस लगा करके दे देगा हमको। जब कभी देगा तो ये बोलेगा कि देखिए हमको इसका अपवर्तनांक इसका अपवर्तनांक अलग अलग नहीं देगा, बोलेगा कि इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक दिया है, तो उस रूप में क्या हो जाएगा, उस रूप में इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, उस सूत्र किस उस स्थिति में ये सूत्र है किस रूप में आएगा, ये सब हमसे क्या करता है, पूछता है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, ठीक। तो उसके लिए मैं किसी को मिटा दूं, ठीक है, किसको मिटा दूं, इसी को थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, इसको मैं थोड़ा सा मिटाया, ठीक है। तो देखिए अगर हमको केस में यदि दे दे, यदि, ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से, ठीक है, अलग कर दूं, ठीक ठीक। तो क्या बोले, ठीक है, यदि क्या हो भाई, ठीक है, ये माध्यम में के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो, माध्यम में के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक अगर आपको दे दे वो, और वो हो कितना, n, ठीक है, तब हमको क्या होगा, तो ये n दिया है और ये n ही बताइए, एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक दिया है, तो n को क्या लिख सकते हैं, 1n2 का क्या मतलब कि N2 अपान N1, ठीक है। तो हमको ये n दे दे, n देने का मतलब N2 अपान N1 दे दे, समझ में आया, ठीक। तो N2 अपान N1 के जगह पर हम n लिख सकेंगे। तो ये जो हमारा आंसर है, ठीक है, इसको समीकरण नंबर आप 4 बना लीजिए, या 5 बनाएंगे क्या, हाँ ये 5 होगा, ठीक है, ये वही मेन आंसर है, ये समीकरण नंबर 5 है। इसी समीकरण में के दोनों पक्षों में N1 से भाग दे दीजिए, ठीक है, कुछ नहीं तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, N2 अपान N1 के जगह पर n आप लिख लेंगे, ठीक है, n के पद में आ जाएगा। तो लिखेंगे, ठीक है, समीकरण 5 के दोनों पक्षों में N1 से भाग देने पर, ठीक है, दे लीजिए भाग, क्या है भाई, ठीक, भाग देंगे तो देखिए उधर है क्या, ये N2 है ना, इसमें भाग दे दिए, N1 से भाग दे दिए, और नीचे कितना है, ये V है, ठीक, माइनस ये N1 है ना, ठीक है, N1 में भाग देना किससे भाई, N1 से ही, सब में N1 से, और नीचे कितना है, U है, बराबर ये N2 है ना, भाग किससे देना है, N1 से, ठीक, माइनस, समझ में आया, उधर कितना N1 भाग किससे देना है, N1 से, ठीक है, और अपान कितना है, ये R। देखिए हर किसी में N1 से मैंने भाग दे दिया भाई, अंश में ही ना भाग दिया जाता है, ठीक। तो ये N2 अपान N1 के जगह पर क्या लिख सकेंगे बताइए, ठीक, क्या लिख सकेंगे, इसको मैं मिटा करके यहीं पर लिख दे रहा हूं। देखिए इस N2 अपान N1 के जगह पर क्या लिखेंगे, देख लीजिए इसको, ये जो मैं बताया हूं N2 अपान N1 के जगह पर क्या लिखेंगे, N लिख ले, तो यहां पर आप लिख देंगे ये n, और नीचे कितना है, ये v है, ठीक, माइनस
n1 अपान n1 ये कट गया, 1 बचा, 1 अपान u हो जाएगा, 1 अपान u बराबर, ठीक है, ये n2 अपान n1 के जगह पर कितना हो जाएगा, ये n हो जाएगा, माइनस ये कट गया, ये 1 हो गया, अपान कितना है, ये r है, ठीक है। तो ये जो आपका है, ये आपका क्या है, वही जब एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक दे दे तब आप ये फार्मूला उपयोग करेंगे। ये भी आपका आंसर है, समीकरण नंबर इसको 6 बना सकते हैं, ठीक है, आंसर, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक। अच्छा, आपसे कभी ऐसे पूछ ले, खैर फिगर में मैं आपको बता दिया हूं या कैसे भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, तो कभी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ये अपवर्तन हुआ है, आप अपवर्तन पढ़ रहे हैं अवतल पृष्ठ पर या उत्तल पृष्ठ पर, तो ये बताइए कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है यह आभासी होगा कि वास्तविक। आप इस फार्मूले से भी देख सकते हैं, मतलब कि ये जो भी है, ठीक है, ये भी किस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब भी जो है वह किस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, ऐसे पूछ सकता है। या वैसे भी आपसे पूछ ले कि ये भी आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, भाई खुद देख लीजिए क्या बनेगा, आभासी बनेगा, भले ही वो अवतल में हो या उत्तल में, इस प्रकार से तो क्या बनेगा, वो आभासी बनेगा। समझ में आया, ये बिंदु आकार का, कोई दिक्कत, मतलब कि पहले वाले ही माध्यम में बनेगा, क्या बनेगा भाई, पहले वाले माध्यम में, नहीं समझ रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक। तो ये जो है, इस पर ये आप डेरिवेशन आपके पॉइंट, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा तो है लेकिन सिस्टमेटिक है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक। दूसरी बात ये है कि इस पर न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक, लड़कों को थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन मैं इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है, मैं आपको इस पर आधारित, इस पर का मतलब कि यही, ये कहिए या ये कहिए, ठीक है, इस पर आधारित में न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा। आई होप, ठीक है, आप ये जो डेरिवेशन है आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लग गया है, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें अपना कन्फ्यूजन कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर ये क्या नाम है, ये न्यूमेरिकल्स वाले, इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।